सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात अब वाइट पेपर की सूरत में सामने आ चुके हैं, जिसमें 8 फरवरी के इंतखाबात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा उनकी जानिब से किया जा रहा है। और न पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बल्कि दीगर कई ऐसी जमातें हैं जो कि हुकूमत में भी शामिल हैं, जिनको ये एतराज़ात थे कि 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली हुई है। अब जो हुकूमती जमातें हैं वो सिस्टम को आगे लेकर चलाना चाहती हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की जमात JUI इस वक्त सड़कों पर आना चाहती है, तहरीक चलाना चाहती है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो मुज़ाकरात भी करना चाहती है, लेकिन बड़ा वाज़ेह वो ये कह चुकी है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या MQM इन तीनों जमातों से बात नहीं हो सकती, चूंकि इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है। अगर बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी। लेकिन साथ ही जो उनके चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि अभी तक डायलॉग का कोई पैगाम किसी भी सतह से हम तक नहीं पहुँचा है, कोई डायलॉग नहीं हो रहा है। अगर किसी भी तरह के कोई डायलॉग होंगे तो वो हम लोगों के सामने करेंगे और अपने लोगों को हम ऑन बोर्ड मुस्तकिल लेते रहेंगे। अब ये सियासी सूरत हाल अपनी जगह पर है, माशी सूरत हाल भी इस वक्त खासी ख़राब है। हम पूरे मुल्क में देख रहे हैं कि किस तरह से किसान परेशान है। गंदम की ख़रीदारी के अमल को रोका हुआ है, हुकूमत ने फैसला किया है कि वो गंदम की ख़रीदारी नहीं करेगी। तो ये बड़े अहम मसाइल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि एक अपने आप को एक मजदूर की जमात कहती है, एक किसान की जमात कहती है, एक आम गरीब आदमी की जमात कहती है, अब उस जमात का इस पूरी सूरत हाल पर क्या मौक़िफ़ है, चूँकि उन्हीं की सपोर्ट से ये हुकूमत अमल में आई है। जो सियासी चैलेंजेस है, जो मुआशी चैलेंज, उनसे हुकूमत किस तरह निपटेगी और कुछ हुकूमती पॉलिसियाँ आगे चल कर के ऐसी आ सकती हैं जिनसे फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इख्तिलाफ होगा, तो वो इख्तिलाफ किस नौयत का होगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो एक वाइट पेपर जारी किया है उसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए आम इंतखाबात के मामले पर। हमारी 180 सीटें थीं 8 फरवरी को, जिसको कम करके आधा कर दिया गया है। तो अब ये जो उनके मुतालबात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप क्या समझते हैं, ये इसको संजीदगी से लेगी हुकूमत? जुडिशल कमीशन क्या इस मसले का हल है? बहुत शुक्रिया। पहली गुजारिश तो यह है कि ये कोई डिटर्मिनेशन नहीं है कितनी सीटें, कंजम्पटिव उनके फिगर उन्होंने अपना अपना बनाया हुआ है। और PTI का ये खासा है कि वो हमेशा फिगर इतना बड़ा बोलते हैं कि लोगों को लगे अच्छा ये तो सब कुछ, ये तो बहुत ही बड़ा फिगर है। जिस तरह लोगों की करप्शन के बारे में भी बड़ी दास्तानें बयान करते रहे, पाकिस्तान में बाहर पाकिस्तान का पैसा इतना बाहर पड़ा है जो लेके आना है, उसके बारे में बड़े बड़े लंबे बयान देते रहे। ये भी ऐसा ही बयान है। अब इसके इनका एक क्लेम एक तरफ है, अब इसके हसूल के रास्ते क्या है? इसके हसूल का रास्ता एक इलेक्शन कमीशन है जो वो अडॉप्ट करके फारग हो चुके हैं, लेकिन उसको नहीं मानते। दूसरा इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स है जिसके अंदर वो जा चुके हैं और वहाँ पे एक्सपेडिशियस जो हियरिंग है उसका मुतालबा दुरुस्त होना चाहिए, और अगर ट्रिब्यूनल कम है तो ज़्यादा बन जाने चाहिए। तीसरा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में वो जा चुके हैं। अब इस प्रोसेस के ऊपर उनके अदम एतमाद है क्योंकि ये उनके गेम को या उनके प्लान को सूट नहीं करता। दूसरा सूट करता है लड़ाई, तसादुम, इख्तलाफ, ताकि उससे उनको बेनिफिट मिलता है। आज तक उनकी पॉलिटिक्स नफरत और इख्तलाफ की बुनियाद पे खड़ी है, लड़ाई की बुनियाद पे खड़ी है। वो सियासी जमातों से भी है, वो हुक्मरानों और गवर्नमेंट के इदारों से भी है। तीसरा रास्ता है कि अगर वो आउट ऑफ बॉक्स कोई सोल्यूशन चाहते हैं तो उनको पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठ के, जो पार्लियामान के अंदर है, उनके साथ बैठ के बात करनी होगी, ताकि वो और गवर्नमेंट का भी एजेंडा हो, उनका भी एजेंडा हो, बैठ के डिस्कस हो और वे फॉरवर्ड डिजाइन किया जा सके कि क्या हो सकता है। अब अगर वो सिर्फ मुतालबे करते हैं, वो तो चांद भी मांग सकते हैं, उनको तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनके मुतालबों को पूरा करना, उसका वे फॉरवर्ड यही है कि वो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठे। लेकिन जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि वो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि मैं सियासी जमातों से डायलॉग नहीं करूंगा, मैं एस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग करूंगा। इसका मतलब है कि वो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ खड़ा होना नहीं, वो साइड में द अदर साइड होना चाहते हैं। ये काम वो पहले भी कहते रहे, मुस्तकिल कहते रहे, और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो डायलॉग नहीं करेगी, नहीं कर सकती, इसलिए कि वो इदारा है, इदारा सियासी जमातों से डायलॉग नहीं करेगा। लिहाजा अल्टीमेटली होगा ये कि खान साहब इदारे को भी मुश्किल में डालना चाहते हैं, सियासी निज़ाम को भी मुअत्तल करना चाहते हैं, और ये लड़ाई और जो तसादुम है इसको बढ़ाना, ये अपनी वो सियासी जीत और फतह समझते हैं, और ये उनको पे भी करती रही है। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं होगा। अगर सोल्यूशन निकलना है
और वो सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं। इन जमातों ने तो मैंडेट नहीं चुरा लिया, मैंडेट तो चुराना था। अगर आपका इल्जाम है तो इलेक्शन कमीशन का, अगर इल्जाम है तो वो होगा इलेक्शन कमीशन पे, केयरटेकर गवर्नमेंट पे, या किसी हद तक इदारों पे। तो इन जमातों का क्या, इनसे बात नहीं करनी, और जिन पे इल्जाम लगा रहे हैं उनसे बात करनी है। और जो लीगली आपसे सियासी मामलात में बातचीत में एंगेज नहीं हो सकते, तो इसका अल्टीमेट अगर आप रिजल्ट निकालना चाहें तो उनके सारी गेम प्लान यही है कि ये तसादुम की, टकराव की, क्योस की, अनारकी की तरफ फिजा चाहती है। अच्छा कारी साहब, ये ज़ाहिर पहली बार तो धांधली का शोर नहीं मचा रहे, इससे पहले 2013 के इंतखाबात में भी इसी तरह धांधली का शोर मचा था। और आपको याद होगा जरदारी साहब ने भी उन इलेक्शंस को आरओज़ के इलेक्शन कहा था। तो उस वक्त एक कमीशन बना था, उस वक्त भी इन्होंने बड़ा एहतजाज किया, सड़कों पर आए, धरना हुआ, सब कुछ हुआ। पहले वो 35 पंक्चर वाली बात हुई, फिर वो 4 हल्के इन्होंने खोलने की बात की, कमीशन बना और कमीशन में इन्हीं को नाकामी हुई, इनका दावा गलत साबित हुआ। तो ये अगर ये हुकूमत एक बार फिर इनके मुतालबे पर ये कमीशन बना देती है और उसमें ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, तो ये क्या एक और बेहतर सूरत हाल नहीं होगी कि वो उसी तरह जिस तरह 13 में इन्होंने शोर मचाया था, वहाँ भी दावे में नाकामी हुई थी, एक बार फिर यहाँ भी नाकामी हो जाएगी अगर ये सिर्फ नंबर एक हवाई बात कर रहे हैं? देखिए, जहां तक ताल्लुक लॉजिकल बात है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मेरी जमात का मौकफ शायद ये हो या ना हो, मुझे नहीं पता। मेरी जाती राय अगर पूछते हैं तो इमरान खान साहब ने इस वक्त जो हुक्मरान जमातें हैं जो उनकी अपोजिशन में थी, उनको पिछले 5 साल में इतनी गालियां दी है, इतनी तज़हीक और तौहीन की है, मुल्क के अंदर भी उन्होंने कैसी फिजा खड़ी की है, और खुद अपनी जबान से, अपने दोस्तों की जबान से भी वही कहलाते हैं, गालियां देते रहे लिटरली, और उसके नतीजे में इतनी नफरत खड़ी की है जिसको वो अपनी विक्ट्री गिन रहे हैं। अगर वो पार्लियामान के अंदर फर्ज करें एक लम्हे के लिए उनकी ये बात आर्गुमेंट से एक मान ली जाए कि उनकी 180 सीटें, तो उसके अलावा बाकी सीटें भी तो वो मान रहे हैं ना, हैं वहां वो किसकी है? वो जिन जमातों की है उनके साथ वो बैठने को तैयार नहीं है, उनसे बात करने को तैयार नहीं है। जिन सीटों से वो जीत चुके हैं वहां पे भी अपोजिशन के 60-70% वोट हैं, उनको तो 30-40% ही मिले हैं ना, तो वहां उनको भी मानने को तैयार नहीं है। वो दूसरे की हकीकत नहीं मानेंगे तो दूसरे उनको क्यों मानेंगे? तो मेरी अगर जाती राय पूछी जाए तो मैं तो वादे तौर पर इस बात का मौकफ लेता हूं कि अब खान साहब के साथ मुज़ाकरात की बात नहीं करनी चाहिए हमें। अच्छा। और हमें कहना चाहिए कि अगर वो पॉलिटिकल कुव्वतों से डायलॉग के ऊपर इकरार करें, वो अपने माजी के रवैये के ऊपर नदामत का इजहार करें, कम से कम उस पर माजरत करें, और वो कहें कि मैं पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठना चाहता हूं, तो फिर उनकी हर बात सुनी जानी चाहिए, फिर उसमें कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर वो इसी रवैये के साथ चाहते हैं तो हुकूमत की तरफ से उनको कह देना चाहिए कम वक्त में हम मुज़ाकरात नहीं करते, आपने जो करना है कर लें। अच्छा कारी साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपना एक मुतालबा और स्टांस है वो अपनी जगह पर है, लेकिन मौलाना साहब भी तो इस वक्त सड़कों पर हैं। कल वो कराची में थे और आपको पता है कि कराची या किसी और बड़े शहर में अगर कोई बड़ी सियासी जमात जिसके पास स्ट्रीट पावर हो वो कोई एहतजाज करे तो फिर ट्रैफिक की, सड़कों की क्या सूरत हाल हो जाती है। तो ये अगर इसी तरह से ये सूरत हाल चलती रही, गवर्नमेंट ने इंगेज नहीं किया इन दोनों बड़ी अपोजिशन जमातों को, तो ये शहर के शहर इसी तरह जैम होते रहेंगे, ये सड़कों पर रहेंगे, ये तहरीक इसी तरह चलती रहेगी। तो ये क्या पिछले 20 साल में पाकिस्तान की सड़कों पे एहतजाज होते रहे, हर हुकूमत के दौरान होते रहे। ये भी दोस्त अगर करना चाहते हैं तो कर लें, अगर वो एहतजाज करके हुकूमत को मजबूर करना चाहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना हमारे एहतजाजों से हुकूमतें गई थी, ना इनके एहतजाजों से हुकूमतें जाएंगी। हर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हुए, लॉन्ग मार्च हुए, सब कुछ हुआ। जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता था हुकूमतों को भेजने का, वो 58(2) भी था, वो खत्म हो चुका। अब सदर हाउस में एक ऐसा बंदा बैठा है जो वो हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, ऐसा कोई वहां से वार नहीं होगा। लिहाजा अब समझना चाहिए कि अगर बात करनी है तो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठ के बात करें, एजेंडे पे बात करें। नहीं करनी है तो फिर ठीक है, अगर आप अनारकी चाहते हैं तो आप कर लीजिए। 5 साल से मिन्नतें की, तरले किए, बार बार कहा, अगर एक ही हट धर्मी है कि वो ये फला है, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, मैं इनकी तरफ देखूंगा नहीं, मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता, तो नहीं देखना चाहते तो किसको शौक है आपकी शक्लें देखने का? ये रवैया दुरुस्त नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन अब वो जो होता है ना कि क्या हो सकता है इसके अलावा, तो ऐसी सूरत में फंसा के मेरी राय तो ये है कि अब खान साहब को कह देना चाहिए कि आपने जो करना है पहले वो शौक पूरा कीजिए, और अगर आप मुज़ाकरात के लिए सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात करने आएंगे तो हम मुज़ाकरात करने को तैयार होंगे। अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात करनी है तो आप जरा मीडिया वाले दोस्त देखें तो सही
इस मुतालबे का मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को एक पार्टी के तौर पे, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के तौर पे वो अपने सामने खड़ा करना चाहते हैं। वो उनको भी एम्बैरस करना चाहते हैं, वो उनको भी मुश्किल में डालना चाहते हैं। माजी में एस्टेब्लिशमेंट का या एजेंसीज का एक रोल रहा, लेकिन अगर आप उसको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाना चाहते हैं तो उसके मानी क्या निकलेंगे? तो कायर साहब, सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए वो उस सूरत में तैयार हैं, अपनी जो शर्त वो सामने रख रहे हैं कि पहले उनका मैंडेट जो उनके मुताबिक है वो वापस किया जाए। मैं तो किसी शर्त की बात नहीं कर रहा, मैं किसी शर्त को मानने की बात नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं कि एक शर्त रख दे कि बहुत हो गया, अब हम इमरान खान की कोई बात नहीं सुनेंगे, मौलाना की कोई बात नहीं सुनेंगे। इस सूरत में कि इमरान खान पहले ऐलान करें, मौलाना ऐलान करें कि वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठ के बात करेंगे। करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, फिर उनके एजेंडा रख के उसके ऊपर बात की जाए, संजीदगी से बात की जाए, उनकी बात सुनी जाए और हर जायज बात को तस्लीम किया जाए। लेकिन उसके लिए पहले ये प्री क्वालिफिकेशन है, वो डिक्टेट ना करे। हुकूमत ये बात कहे कि ये आपने बहुत हो गया, हमने बहुत बातें कर ली हैं, अब मजीद हम आपने जो हंगामे करने हैं, आपने जो जुलूस निकाल लीजिए। सही। अच्छा कायर साहब, जाहिर है कि जरदारी साहब की तो हमेशा से सोच रही है कि अपोजिशन जमातों को भी साथ लेकर चला जाए, एक मुफाहमत की फिजा रहे, ताकि जो मुश्किल फैसले हुकूमत को करने या मुल्क को जो इस वक्त दरपेश सूरत हाल उसमें बेहतरी आ सके। तो इसमें जरदारी साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई अपना रोल प्ले कर सकती है, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई ब्रिज का किरदार अदा कर सकती है? गुजारिश ये है कि हुकूमत को मुश्किल फैसले क्या है? टैक्सेशन का फैसला है, रिकवरीज का फैसला है, थेफ्ट को रोकने का फैसला है, यही मुश्किल फैसले है ना। और कौन सा समुद्र में तैर के किसी दूसरे बड़े आजम पे जाना है? यही मुश्किल फैसले हैं और ये गवर्नमेंट को फैसले लेने चाहिए, बिल्कुल लेने चाहिए। इसलिए कि अब डूबती हुई इस पाकिस्तान की कश्ती का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसको फैसले करने चाहिए। लेकिन इन फैसलों के लिए किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। जो वो हुकूमत डिटेल मशवरा करने के बाद वो फैसले ले, हाँ हमारी जमात उनको सपोर्ट करेगी, हमसे मशावरत करे। जरदारी साहब इसमें कोई रोल प्ले बिल्कुल कर सकते, करेंगे। उन्होंने जलसे में जो भुट्टो शहीद के मीज़ार पे उनकी बरसी पे हुआ, बिलावल साहब ने, जरदारी साहब ने ये बातें कही। हमारी जमात तो जी हमेशा डायलॉग की बात करती रही। जिस दिन इमरान खान साहब का हुकूमत आई थी उस दिन भी हमने कहा कि जनाब आप अकेले इस मुल्क के मसले कोई जमात हल नहीं कर सकती, आइए बैठ के मशावरत कर लेते हैं। उसके जवाब में क्या था? 5 साल गालियां। उसके बाद जब पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई तब भी हमने, जब एक टकराव की कैफियत आ गई तो हमने रास्ता निकालने की कोशिश की, डायलॉग हमने कराया, पीपल्स पार्टी ने उसको स्पीयरहेड किया। उस डायलॉग के बाद डायलॉग कंक्लूड हुआ तो खान साहब विड्रा कर गए। फिर जब ये इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन के बाद भी 8 को इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आए 9 को, 10 को, 13 तारीख को पीपल्स पार्टी की सीसी हुई। हमने उसमें भी फैसला किया बड़ी बहस तमीज के बाद कि सियासी जमातों के साथ डायलॉग किया जाए। सुबह खान साहब का 14 तारीख को ऐलान हो गया कि इन 3 जमातों से डायलॉग नहीं कर। वो भाई नहीं करने तो जाओ, जाके जिससे करने कर लो, हम भी नहीं करने के मुश्ताक कोई। हम तो अपनी कौमी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, लेकिन उस कौमी जिम्मेदारी का मतलब ये कतल नहीं है कि आप शख्सी तौर पे इतना तौहीन अमेज़ रवैया इतने तसलसल के साथ ले, तो फिर ठीक है, आपने जो करना है करें। अब कायर साहब, जाहिर है उनका जो बुनियादी मुतालबा या तहफ़्फ़ुज़ात है कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है। अच्छा, मैंडेट की चोरी का जो भी है जी, ये उनका ख्याल है। हाँ। ये उनका ख्याल है। ये मुतालबा तहजीब के अंदर करना होगा, पॉलिटिकल कुव्वतों के साथ बैठना होगा, बैठ के बात करेंगे तो सोल्यूशन निकल आएगा। नहीं करना चाहते तो बिस्मिल्लाह। अच्छा, यही एतराज़ात कायर साहब इलेक्शन के बाद मैं कह रहा हूँ ना, ये जो बात मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मुनासिब बात नहीं है। मुझे भी कहते हुए तकलीफ हो रही है, ये मेरा मिजाज नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर एक शख्स से, एक जमात से 5 साल से हम मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं, और वो मुसलसल गालियां दे रहे हैं, और वो मुसलसल तज़ीक और तौहीन कर रहे हैं और कंडीशंस दे रहे हैं, फिर इन लाडलों को कहना चाहिए ना। ये मेरी राय है, मेरी जमात ऐसा शायद ना सोचे। जरदारी साहब बड़े ठंडे आदमी हैं, शायद इस तरह ना बात करें, लेकिन मेरी राय यह है कि उनको कहना चाहिए कि ठीक है जनाब, दिस इज योर वे, आप अपना शौक पूरा करें। सही। अब कायर साहब, ये इंतखाबात के अगले 2-3 रोज बाद जब ये नताइज सामने आए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी MQM के मैंडेट पर एतराज़ था। अब उन एतराज़ात का, उन तहफ़्फ़ुज़ात का क्या हुआ है? वो क्या पसे पुश डाल दिया आप लोगों ने कि निज़ाम आगे चलता रहे? MQM हुकूमत का पार्ट भी है, MQM ने जरदारी साहब को वोट देकर सदर मुमलिकत भी बनवा दी है। तो अब वो वाले जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो किधर चले गए? चूँकि कमोबेश वो भी तो वही तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मौलाना साहब की जमात के। हमें 2018 के इंतखाब पे भी एतराज़ था, हमें 2013 के इंतखाब पे भी एतराज़ था, और जायज़ था, और जो कुछ हम कहते रहे उसमें वजन भी था। लेकिन उसके बाद भी हमने यही कहा था उस वक्त भी
कि हम सिस्टम को चलाने के हक में हैं, डेडलॉक पैदा करने के हक में नहीं है। हम तसादम से समझते हैं कि डेडलॉक पैदा होता है, और डेडलॉक डेमोक्रेसी के लिए जहर कातल है। डेमोक्रेसी डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। डेडलॉक से बेसिकली डिक्टेटरशिप सपोर्ट होती है। सो हमारी कोशिश हमेशा रही है, लेकिन एक शख्सी इज्जत, एक दूसरे के लिए आप जितने मुतालबे करना चाहते हैं वो मुहज़्ज़ब अंदाज में भी तो हो सकते हैं। अगर एक तरफ से गालियां दी जाए तो फिर मेरा भी ये हक है कि अल्टीमेटली 5 साल में बाद में कहूँ कि अच्छा भाई थैंक यू वेरी मच, अब बात करोगे तो मैं जवाब गाली के बदले में गाली दूंगा। सही। और क़ाज़ी साहब अच्छा जवाब नहीं है, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी बेबसी है। ठीक है। अब क़ाज़ी साहब चूंकि आखिरी 2 मिनट रहेगा और एक बड़ा अहम मसला इस वक्त जो किसानों को दरपेश है, जो कि गंदम की खरीदारी ना करने का ऐलान इस वक्त पंजाब हुकूमत ने कर दिया है। किसान सड़कों पर आ रहे हैं, एहतजाज करने पर वो मजबूर हो चुके हैं। जो रेट तय हुआ था हुकूमत के साथ, हुकूमत उस पर भी गंदम खरीदने को तैयार नहीं है। तो ये ज़रा हुकूमत के इस फैसले पर, पंजाब हुकूमत के इस फैसले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या आपकी क्या राय है? आप लोग इसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं किसानों की मुश्किलात को ज़रा कम करने में? हम हमेशा से पाकिस्तान के किसानों, मजदूरों, इस मुल्क के आम आदमी के लिए, उसके कमजोर तबकात के साथ है। किसानों को जब भी हमारी हुकूमत आई है हमने फसलों की कीमतें दी हैं और उससे पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी की तरफ गया है। इस वक्त हम फूड सिक्योरिटी में तो खड़े हैं लेकिन इनसिक्योरिटी का शिकार है। हमें खदशा इस बात है कि पाकिस्तान का किसान आज बहरान में है। अगर ये बहरान हल न किया गया तो अगले साल वो फसल नहीं काश्त करेगा और फिर हम महंगे दामों गंदम बाहर से मंगवाएंगे और सब्सिडाइज करके अपने अवाम को देंगे, या महंगी देंगे तो और जुल्म करेंगे। सो बेसिकली अगर ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि सूबाई हुकूमतें अपना अपना कोटा मुकर्रर है। पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तहत पैस्को जो है वो गंदम खरीदता है या सूबाई हुकूमतें खरीदती है। तो पंजाब की सूबाई हुकूमत जितनी एनुअल परचेज करती, प्रोक्योरमेंट करती है, तो वो शायद उनके पास स्टॉक्स पड़े हैं या पेस्को के पास भी पड़े हैं, और उन्होंने इस साल का अपना कोटा जो 4 मिलियन टन होता था नॉर्मली, उसको एनहांस करने की बजाय कम कर दिया, वो 1.5 मिलियन टन पे ले आए हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि केयरटेकर गवर्नमेंट के दौर में जो गंदम खरीदी गई वो गलत फैसला था, लेकिन उसको एक साइड पर रख के उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, जो लोग इसमें मुलव्वस है उनको करार वाकई सजा दे, लेकिन उसको लिंक ना कर दे इसके साथ। इस वक्त किसान की फसल जो है, एक वो मौसम का शिकार है, दूसरा वो ताजरों के जुल्म का शिकार है कि वो गंदम खरीदी नहीं जा रही। बल्कि ये भी एक सवाल है कि सितंबर 2023 में जो सरकारी गंदम की रिलीज होनी थी गोदामों से, वो जाकर दिसंबर में क्यों रिलीज शुरू हुई, वहां क्यों इतना बड़ा स्टॉक पड़ा रहा। लेकिन ये अलग बहस है। आज किसान को गंदम की कीमत देनी चाहिए। गवर्नमेंट को इस वक्त पाकिस्तान में फालतू गंदम नहीं है, और अगर फालतू है तो उसका एक्सपोर्ट कर लेंगे। गवर्नमेंट गंदम खरीदे, उसको स्टॉक जैसे भी मुमकिन हो, ये गवर्नमेंट का काम है, लेकिन किसान का हर हाल में उसको अपनी फसल की कीमत मिलनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कायरत साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मौजूद थे। कह रहे थे कि तमाम सूबाई हुकूमतों को अपने अपने कोटे के मुताबिक गंदम खरीदनी चाहिए ताकि किसान आने वाली अगली फसलों के लिए वाज़ेह और मुनज़्ज़म अंदाज से तैयारी कर सकें। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और अहम रहनुमा मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और जिस तरह ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, कमर ज़मान कायरत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मौजूदा जो रवैया है उस पर वो कमेंट कर रहे थे कि अगर यही रवैया रहा और इसी तरह सियासी फोर्सेस से, सियासी क़ुव्वतों से मुज़ाकरात ना करने की बात की गई तो हमें भी कोई शौक़ नहीं है इनसे बात करने का। और ज़ाहिर के इस्टेब्लिशमेंट से किस तरह बात की जा सकती है, उनसे किस हैसियत में ये डायलॉग करने की बात कर रहे हैं। क्या उनको एक सियासी जमात तस्वुर किया जा रहा है, एक स्टेक होल्डर तस्वुर करते हुए इस पूरे जमहूरी निज़ाम का उनसे बात करने की बात की जा रही है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सियासी क़ुव्वतों से मुज़ाकरात पर आमादा नहीं होती तो फिर यह सिस्टम कैसे चलेगा? क्या ये एहतजाजी तहरीक सड़कों पर चलती रहेगी? जुडिशल कमीशन बनाने का जो उनका वाइट पेपर में मुतालबा सामने आया है, क्या वो इस पूरे मसले का हल है? KPK में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात पर इसी तरह का जुडिशल कमीशन बनाने जा रही है, तो वो कितना प्रेशर दूसरे सूबों पर क्रिएट कर सकेगा? इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद अली दुरानी साहब सीनियर सियासतदान है हमारे मुल्क के, मौजूद है हमारे साथ। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, प्रोग्राम के लिए
आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त सूरत हाल एक पैदा हो गई है, ये मुज़ाकरात में जो एक ज़ाहिर मुज़ाकरात तो शुरू ही नहीं हुए, तो ये डेडलॉक तो उससे पहले का ही है। अगर अपोजिशन जमात हुकूमती जमातों से मुज़ाकरात नहीं करेगी तो आगे क्या वे आउट निकलेगा इस सिस्टम के चलने का? अपोजिशन सड़कों पर होगी, हुकूमत ऐवानों में होगी, कानून साजी कैसे हो सकेगी, मुश्किल फैसले कैसे हो सकेंगे, मुल्क कैसे चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अच्छा मेरा जो मतलब मौक़िफ़ है वो ये है कि इस वक्त मुज़ाकरात से ज्यादा मफ़ाहमत की जरूरत है कि आपकी मुज़ाकरात का मकसद जो है वो बराए मुज़ाकरात इकट्ठे बैठना या एक दूसरे को तस्लीम करना या ना तस्लीम करने का इशू नहीं है, बल्कि इस वक्त जिस चीज़ की कौम को मुल्क को ज़रूरत है वो ये है कि इस चीज़ का एक तकाजा है, मुल्क करता है, अवाम करते हैं, मुल्क के हालात करते हैं कि आपस में मफ़ाहमत पैदा की जाए। और मफ़ाहमत का तरीका ये होता है कि मफ़ाहमत हमेशा कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पे होती है, कुछ लोग पीछे हटते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। और दूसरी चीज मफ़ाहमत के लिए जरूरी ये होती है कि जो एट द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ बैठा हो वो आगे बढ़ के मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाता है और मुज़ाकरात के लिए हालात बनाता है। लिहाजा जो ये सूरत हाल है इसमें मुज़ाकरात और मफ़ाहमत जो है वो एक ऐसी हकीकत है जिसके बगैर अब ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। अब जो इस वक्त इशू आ रहा है बात तो वो ये आ रहा है कि मुज़ाकरात किससे करने हैं, ठीक है ना जी, और मुज़ाकरात किससे हो सकते हैं और मुज़ाकरात कहाँ हो सकते हैं। अब एक पार्टी कह रही है कि जी हमने GHQ के बाहर जो वो लगा होता है चेक पोस्ट लगी होती है उसमें बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी कहती है कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठ के मुज़ाकरात करने हैं। मेरा ये ख्याल है कि तारीखी तौर पे आईनी तौर पे मुज़ाकरात उन पार्टियों के दरमियान जो पार्लियामेंट में मौजूद हो या ना भी हो, कौमी सतह के ऊपर जब भी किसी मिसाक के ऊपर इकट्ठा होना हो असूली तौर पे उसके लिए एक ही जगह होती है और वो है पार्लियामेंट। अब इस वक्त का तकाजा ये है कि ना सिर्फ मफ़ाहमत के अमल का आगाज किया जाए, ये ऐलान करके किया जाए कि ये मफ़ाहमत जो है ये अब सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जो है पार्लियामेंट के अंदर होगी। पार्लियामेंट का मतलब है कौमी असम्बली, सेनेट और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये तीनों इदारे मिलके पार्लियामेंट को बनाते हैं। और आप ये देखें कि आज तक एक ही ऐसा मिसाक हुआ है या एक ही ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जिसको 53 साल गुजरने के बाद भी आज भी इज्जत से देखा जाता है, वो आईने पाकिस्तान है और वो जो है वो पार्लियामेंट में बना था। पार्लियामेंट को तख्लीक इसलिए, मैं आपको पूरी दुनिया की मिसालें दे सकता हूँ कि दुनिया के अंदर जहां भी रिकंसिलिएशन हुई है, जहां भी लीडर्स आपस में इकट्ठे बैठे हैं, उन्होंने हमेशा पार्लियामेंट को ही मुंतखब किया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटेन में पार्लियामेंट में बैठ के नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बिल्कुल सही। लेकिन दुरानी साहब ये अब दोनों फरीकैन को ये पार्लियामेंट में बिठाएगा कौन? सालिस का किरदार अदा कौन कर सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो बड़ा स्ट्रेट इस वक्त और एक बड़ा ठोस मौक़िफ़ है कि हम इन तीनों बड़ी जमातों से, नून लीग से, पीपल्स पार्टी से और MQM से बात करने नहीं चाहते क्योंकि इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है और पार्लियामेंट में तो मौजूद ही ये लोग हैं। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के लिए कैसे आएगी मुज़ाकरात में? कोई सालिस का किरदार अदा करता आपको नजर आ रहा है? देखें जी, अब एक है कि आईनी तौर पे सालिस का किरदार किसे अदा करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी जो है, इतनी बड़ी इमारत दी जाती है एक फर्द को रहने के लिए, उसको एक बहुत बड़ी इज्जत देती है कौम, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। वो तो खुद कहते हैं कि मैं तो हर एक के सामने हाथ बांध के बात करता हूँ, क्यों ना हाथ बांध के इस वक्त कौम के लिए और मुल्क के लिए वो PTI से बात करें और बाकी लीडरों से बात करें और कम से कम जो पार्लियामेंट में मौजूद उनके लोग हैं उनसे बात करें। देखें, PTI की जो इस वक्त की पोजीशन है वो ये है कि वो उनके लीडर जो है वो इस वक्त जेल में है। इलेक्शन के अंदर उनके साथ बहुत नाइंसाफियां हुई हैं, वो नाइंसाफियां हुई हैं जो इस वक्त डॉक्यूमेंटेड है, छुपी हुई नाइंसाफियां नहीं है। जो 77 में नाइंसाफियां इलेक्शन में हुई थी उससे ज्यादा नाइंसाफियां जो है वो 2024 के इलेक्शन में हुई हैं और वो सारी एविडेंट है। फॉर्म 45, 47 के इश्यूज भी एविडेंट है। इन तमाम हकीकत
रियासतों की मौजूदगी में क्या हम इसी तरह से हालात को चलाई जाएंगे उस वक्त तक के जब तक कोई ब्रेकडाउन नहीं आ जाता? क्या इस वक्त ये जरूरी नहीं है कि उस ब्रेकडाउन से पहले एक सेटल डाउन किया जाए इश्यूज को, और इश्यूज को सेटल करने के लिए पीछे हटना और आगे बढ़ने की एक रास्ता बनता है? अगर किसी से नाइंसाफी हुई है तो आपको उस नाइंसाफी को रिजॉल्व करने के लिए इकदाम उठाने पड़ेंगे। किसी से इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत है जिसको जो आपको नजर नहीं आ रहे, जो डॉक्यूमेंट्स आपको नजर नहीं आ रहे, जो अमाल और एकदम भुट्टो साहब में इतने गट्स थे कि 77 के इलेक्शन के बाद वो अपने 3 ओपोनेंट्स के साथ पीछे बैठ के हट के उन्होंने डायलॉग शुरू किया और कई दिन तक वो डायलॉग चलता रहा और तारीख बताती है कि वो डायलॉग कामयाब भी हो गया इसलिए कि वो बहुत सी चीजों से पीछे हटे थे। अब क्या हो गया हमारे सियासतदानों को? ये सियासतदान है या दुकानदार है? ये लीडर है, ये गीदड़ है? मतलब ये है कि लीडर्स को तो बहुत ही ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग और आगे देखने वाला बनना पड़ता है। ठीक है, लेकिन दुरानी साहब ये अगर जरदारी साहब ये इनिशिएटिव लेते भी हैं और मुज़ाकरात की दावत देते भी हैं तो वो सामने से अगर जवाब ना में आ जाता है तो वो फिर ज़ाहिर डेडलॉक का शिकार हो जाएंगे, और इनकेस अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठ भी जाती है तो वो तो मैंडेट की वापसी का मुतालबा करेंगे प्रेसिडेंट साहब से, और उनका तो इख्तियार नहीं है उनको मैंडेट वापस दिलवाना कि आपकी 180 सीटें थी तो वो क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, किस तरह से वो आपको वापस मिलें। तो ये किस तरह से किन नुकात पर ये मुज़ाकरात आगे बढ़ सकेंगे? ये हुकूमत चल ही नहीं सकती अगर जरदारी साहब उसके साथ ना हो। यह हुकूमत चल ही नहीं सकती अगर ये सब लोग मिलके ना चल रहे हो तो। क्यों नहीं है? सबको लिवरेज है एक दूसरे के ऊपर। देखें, एक मॉरल लिवरेज। अगर आज कोई एक पार्टी भी हकीकत के करीब की बात करने पे तुल जाती है तो कोई उसका जुबान मुंह बंद नहीं कर सकता। ठीक है ना जी? और अगर हक कोई आप अगर आपने देखें, अगर आपने रिकंसिलिएशन करनी है, वो जी मैंने जी उसने ना कर दिया तो हम रुस गए। भाई ये रुसने के लिए तुम्हें पार्लियामेंट में भेजा गया, और ना कर रहे हैं तो उसके पास भी तो ना करने की कोई वजह होगी ना। वो कह रहे जी मेरे घर से टाका पड़ा, चोरी हुई है, तो अब चोरी को क्या आप कंसिडर नहीं करेंगे? क्या ये जेन्युइन वो नहीं है एक ग्रीवियंस? क्या उस ग्रीवियंस को आप एड्रेस करने के लिए कोई रास्ता नहीं निकालेंगे? अब पार्लियामेंट में आप जाएं, लीडर आप बने, नस्ली या नकली इलेक्शन आप जीतें, उसके बाद जब कोई इश्यू आए तो आप कहेंगे ये तो आप जी वो BHQ चले जाओ। भाई तुम किस मर्ज की बलाओ? आप किस चीज के सियासतदान है? आप किस चीज के लीडर है? किस लिए आपको अवाम ने जो है वो मुंतखब किया है या नहीं किया, या आप मुंतखब होके आ गए? तो बात ये है कि ये कोई जवाब नहीं है कि जी हम अगर करेंगे तो वो ये कह देंगे, वो भी तो कह रहे हैं। इसका मतलब है डायलॉग तो हो रहा है। आप एक बात कर रहे हैं, वो उसके ऊपर अपना ग्रीवियंस रख रहे हैं, डायलॉग तो शुरू हो गया। दिस इज व्हाट इज नोन एज डायलॉग। और मैं पहले दिन से यही बात कह रहा हूं कि डायलॉग और जो रिकंसिलिएशन का प्रोसेस है वो कभी रुका ही नहीं करता, वो जारी है। मैंने जितनी दफा भी इसके अंदर इंटरवीन किया है, मैंने देखा है कि चीजें आगे बढ़ी हैं, रास्ते बने हैं, अवाम में अवेयरनेस पैदा हुई है और अवाम के अंदर आगाही आई है, और वो आगाही आज इस जगह तक पहुंच गई है कि आप एक प्रेसिडेंट ने जब स्पीच की, उन्होंने कहा कि जी वो हमें एक रिकंसिलिएशन करनी चाहिए। इससे पहले मैंने ये आइडिया दिया था कि नेशनल यूनिट गवर्नमेंट बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक सब इकट्ठे नहीं होंगे मसले का हल नहीं होगा। हर कोई बात एक ही करता है कि जी सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। जब इकट्ठा होने का वक्त आता है तो फिर अपनी जेब और अपने पेट और अपने मफाद की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो ये तो कोई जवाब नहीं। सही। तो दोनों सब चले, जरदारी साहब का आप कह रहे हैं कि चूंकि वो सदर मुमलिकत हैं वो इसमें बड़ा एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का इसमें क्या किरदार हो सकता है? क्या इसमें मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ भी कोई किरदार अदा कर सकते हैं या नहीं? और फिर मौलाना साहब भी तो सड़कों पर हैं, एक अपोजिशन वो भी है, अब उनको इंगेज करने के लिए हुकूमत क्या संजीदगी का मुजाहरा करेगी या नहीं? एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद तो ये तमाम सवाल दुरानी साहब के सामने रखेंगे।
एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं। दुरानी साहब, वक्त ज़ाय किए बगैर ये सवाल मैं आपके सामने फ़ौरन रख देता हूँ कि ब्रेक से पहले आपने कहा कि मुफाहमत हो सकती है, जरदारी साहब अपना रोल प्ले कर सकते हैं, पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातों को लेकर आए, उनके ग्रीवेंसेस सुने ताकि डायलॉग का आगाज़ हो। तो इसमें क्या इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कोई किरदार अदा कर सकते हैं? वो कितने मजबूत वज़ीर आज़म इस वक्त आपको लग रहे हैं? कुछ दिन पहले अभी ये खबर आई थी इसहाक डार साहब को उनका डिप्टी लगा दिया गया है, तो उस तैनाती को आप कैसे देख रहे हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब हुकूमत को लेकर नहीं बेहतर तरीके से चल पा रहे थे जो उनकी जरूरत पड़ी है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा होता है कि या वो होता है और या नहीं होता। जब तक होता है तब तक इंसान प्राइम मिनिस्टर ही होता है। जुनेजो साहब की मिसाल हमारे सामने है कि जुनेजो साहब जब वजीर आजम बने थे तो उनके बारे में कहा जाता था कि वो तो बस बेचारे ऐसे ही वजीर आजम है, कुछ भी नहीं है उनके हाथ में। लेकिन उस एक फर्द ने वजीर आजम बनने के बाद हर वो काम किया कि बड़े बड़े लोगों को जो है सुजुकी कारों में बिठा दिया और आज की दुनिया उन्हें याद करती है। बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब के पास कोई जवाब नहीं है कि वो अपने पोजीशन पे बैठने के बाद ये कहें कि मैं कमजोर हूं और मेरे पास अख्तियार नहीं है। अख्तियार उन्हीं के पास है। वो अपना वो अख्तियार इस्तेमाल करते होंगे जो उनके फायदे में लगता होगा, और उस अख्तियार को इस्तेमाल नहीं करते जो अवाम के फायदे में होता है। उस अख्तियार को इस्तेमाल करें जिससे पूरी कौम का फायदा हो। जब कौम का फायदा होगा उसके लिए अख्तियार इस्तेमाल करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो नजीर साहब की तरह घर चले जाएंगे ना, लेकिन मुल्क तो आगे बढ़ जाएगा, मुल्क तो एक ट्रैक पे चढ़ जाएगा। कौन भेजेगा घर? आपको सिर्फ और सिर्फ अब किसी सदर के पास या किसी फर्द के पास 8वीं तरमीम नहीं है कि जिसके मुताबिक वो आपको घर भेज सके। आपको सिर्फ घर अगर कोई भेज सकता है तो वो आपकी अपनी पार्लियामेंट भेज सकती है। जब वो पार्लियामेंट अगर भेजेगी तो जो भेजने वाले किरदार होंगे फिर वो भी तो एक्सपोज होंगे ना। तो आज कैच 22 सिचुएशन के अंदर पूरी की पूरी पार्लियामेंट आ चुकी है। प्राइम मिनिस्टर के पास इतना अख्तियार है कि जिसकी हद कोई नहीं। ठीक है, तो जी ये जिस मुज़ाकरात की हम बात कर रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, क्या ये मुज़ाकरात इस वक्त मुस्लिम लीग नून को इनकी हुकूमत को सूट करते हैं? क्या ये मियां नवाज शरीफ की सियासत को सूट करते हैं? चूँकि जब वो वापस आए थे वो तो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने आए थे, पाकिस्तान को नवाज दो के नारे पर उन्होंने अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन की, फिर जो हालात रहे वो सबके सामने कि उन्होंने ये वज़ीर आज़म बनने से इनकार किया। तो अगर ये मुज़ाकरात कामयाबी से आगे बढ़ते हैं तो मियां नवाज शरीफ की सियासत का फिर क्या मुस्तकबिल होगा? चूँकि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तमाम अपोजिशन जमातों का एक स्पेस बनता जाएगा पार्लियामेंट में भी और पूरे मुल्क के निज़ाम में भी। अब मेरी बात को गौर से सुने। इस वक्त की सिचुएशन में अगर कोई बेनिफिशियरी है तो वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई वाले हैं और उनकी लीडरशिप है। वो जेल में बैठ के ऊपर सरकारी खर्चे के अंदर रोज उनकी पॉपुलैरिटी हजारों नहीं लाखों अफराद उसके अंदर शामिल हो रहे हैं। उनको कुछ किए बगैर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए बगैर वो मुसलसल आवाम के अंदर मकबूल हो रहे हैं। और पीडीएम जो है वो सब कुछ करती रहे फिर भी वो लूजर है और लूजर रहेगी। इसी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा उठ के आए हैं। उन्होंने देख लिया कि उन्होंने इक़्तिदार, नवाज शरीफ को भीख दो वाला जो उन्होंने नैरेटिव पेश किया, जिसके तहत भीख में उन्हें इक़्तिदार तो मिल गया, लेकिन आज वो ये महसूस कर रहे हैं कि वो इक़्तिदार जो है वो उनको अवाम के अंदर बेअख्तियार बनाता जा रहा है। इसीलिए वो वापस आ रहे हैं एक मुज़ाहमती बयानिए के साथ। अच्छा। उन्होंने जिन लोगों को इंड्यूस करवाया, जिनको जितवाया नहीं गया था, उनको वो इक़्तिदार में शामिल करा के अपने बयानिए के अंदर प्रो पब्लिक चेंज लाना चाह रहे हैं। और ये आप चंद दिनों में देख लेंगे। मैंने उस वक्त आपके सामने ही कहा था कि ये मियां साहब वजीर आजम नहीं बन सकेंगे, इसके साथ आप उसके गवाह। और आज मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो वापस इस वक्त सदर बन रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी की मकबूलियत की बहाली के लिए बन रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब हो या मियां शहबाज शरीफ साहब हो, इनकी आपस की कुर्बतें कायम है, उसमें मैं उस पर समझता हूँ। लेकिन वो जिनके लिए चैलेंज बनेंगे वो वही होंगे जिनकी वजह से उनकी मकबूलियत कम हो रही है। तो इसलिए मियां शहबाज शरीफ के पास, नवाज शरीफ के पास, जरदारी के पास इस वक्त इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो हुकूमत तो बचा लें, अपनी इज्जत भी बचा लें। वो हुकूमत अगर बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले अवाम के मफादात और मुल्क को और मईशत को बचाएं।
पर्पस के लिए उन्हें टकराव नहीं सूट करेगा। और मैं आपको बता दूं, मौलाना जो है वो एक बड़े मंझे हुए सियासतदान है, और इसी तरह से पूरा जो इस वक्त सीन है, मुझे समझ नहीं आती कि ये इतने बड़े बड़े सियासत को जानने मानने और मफाहमत के किरदार जो है वो किससे डर के और किस चीज से खौफ खा के हाथ पांव फूल के बैठे हुए और कुछ नहीं कर रहे कि जी अगर कुछ करेंगे तो 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, तो पीछे कोई तुम्हारे डंडा लेके खड़ा हुआ है। तो अच्छा दुरानी साहब, ये अगर मज़ाहमती बयानिया की तरफ मियां नवाज शरीफ वापस आते हैं तो मज़ाहमती बयानिया ज़ाहिर किसके खिलाफ होगा? वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होगा। मरियम नवाज के वज़ीर आला रहते हुए क्या उन्हें ये मज़ाहमती बयानिया सूट करेगा, या मरियम नवाज साहिबा के मुस्तकबिल के लिए ये दुरुस्त होगा कि मियां नवाज शरीफ एक बार फिर उसी बयानिया की तरफ आए? देखें, मियां साहब तो अपनी इस वक्त जो उनका बयानिया है वो जिंदा रहने का बयानिया है। वो अपना बयानिया यही रखें जो आज है, और जब अगली दफा वोट लेने जाएं तो फिर उन्हें भीख में भी कोई सीट नहीं देगा। अभी तो चलो मिल गई भीख में, फिर आइंदा भीख में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अवाम तो खड़े हो चुके हैं उनके खिलाफ। पीडीएम खुद जो है वो अपनी नाकामी का जवाब है। इन पार्टियों का इकट्ठे हो जाना जो है वो इनके लिए आवाम के अंदर एक नफरत पैदा कर रहा है। इन्हें इस रियलिटी को जब बीबी की डेथ हुई थी, अल्लाह मगफरत करे, उस वक्त मैंने उन्हें ये कहा था ये बात कि इनमें से तारीख का इदराक रखने वाला एक फर्द था, वो चला गया, और उसके बाद इन्होंने वही किया कि आपस में इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होने के बाद फिर एक नया इकट्ठा जो है उसके सामने आ गया, एक नया लीडर बनाना पड़ा और आ गया, और आज वो इनके गले का तोप बना हुआ है। आज भी ये जब तक इकट्ठे रहेंगे, जब तक मफाद की मोटरवे पे भागते रहेंगे, उस वक्त तक ये अवाम की मोटरवे से उतरते जाएंगे, और ये फिर एक वक्त आएगा कि ये अवाम से वैसे ही शर्माएंगे जैसे सब लोग शर्माया करते हैं, और फिर बाहर ही जाना पड़ेगा, फिर मुल्क में इनके लिए कुछ नहीं रहेगा। लिहाजा आज भी अगर मियां साहब ये सोच रहे हैं कि उन्हें एक मुख्तलिफ रवैया अख्तियार करना है, तो वो यही रवैया हो सकता है कि वो मफाहमत की बात करें। और मैं आपको ये बताऊं कि मफाहमत सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की बिल्डिंग में हो सकती है। एक मफाहमत की कोशिश मियां नवाज शरीफ साहब ने कराई थी जब इमरान खान साहब ने धरना दिया हुआ था, GHQ भेजा था उनको, राहील शरीफ साहब के पास कोई रिजल्ट नहीं निकला था। उससे पहले अपना मुशर्रफ साहब के जमाने में एक अमेरिकन एम्बेसी के बिहेस्ट पे एक NRO किया गया था, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला था। तारीख में कुछ सऊदी अरब के ताउन से कुछ NROs किए गए, उनका भी कोई नतीजा नहीं निकला। अब तक जितने भी आपने औरों के कहने के ऊपर पार्लियामेंट से हटते हुए जो आपकी जाए पैदाइश आइन है उससे हटते हुए आप जितने भी इक़दामात उठाते हैं वो इक़दामात उल्टे पड़ते हैं। और मैं PTI वालों से भी कहूंगा कि वो अपने सियासी होने की नफी ना करें कि जी हम फलां से मिलेंगे, जी हम तो सिर्फ DSP साहब से करेंगे, हम तो फलाने अफसर से करेंगे, हम तो फलाने अफसर से मुलाकात करेंगे, ना करें। देखें, हमारी फौज जो है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, और जब मैंने PTI से मुलाकात शुरू किए थे मैंने उन्हें 3 बातें कही थी कि पाकिस्तान, जमहूरियत और फौज, इन्हें आप सियासत में घसीटने की कोशिश ना करें। अगर आप ये करेंगे और फौज सिर्फ और सिर्फ मुल्क के दिफा के लिए है, उसको उस काम को करने दें। वो आगे बढ़ते हुए मजीद ड्यूटियां भी कर रहे हैं, वो आपके लिए मईशत को ठीक कर रहे हैं, SIF करिए, वो आपका जो दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी से लड़ना पुलिस और IB का काम है, उसके बावजूद पूरी की पूरी फौज जो है उसके अंदर अपनी बिल्कुल कई यहाँ महाज हैं जहाँ पर इस वक्त वो नबर्द आजमा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली दुरानी साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि अगर हो सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं तो सिर्फ पार्लियामेंट में ही हो सकते हैं। अब देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मुज़ाकरात पर कामयाबी और आमादगी जाहिर करती है या नहीं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।